Good morning, students. Today we'll start with the new chapter, that is the structure of atom. आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, that is the structure of atom. इस लेसन में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में कि एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, पहले ऐसे माना जाता था. अर्लियर इट वाज द प्रिजम्पशन दैट एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल. पहले ऐसे सोचा जाता था कि ऐसे डाल्टन के टाइम में एटम जो है इंडिविजिबल बोलते थे, बट बाद में 19th सेंचुरी में ऐसा हो गया कि एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल. और उसके जो सब पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स क्या क्या हैं? द थ्री सब पार्टिकल बात क्या है कि दैट वाज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. These are the three sub particles of atom. एटम के थ्री सब पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स. नाउ स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं कि एटम्स के बारे में डिटेल में बात करने से पहले ऐसे कहा जाता था, अर्लियर इट वाज दिस वाज द थ्योरी कि मैटर जो है, मैटर डेफिनेशन मैटर की एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर. और ये थ्योरी भी आया था कि मैटर इज एग्जिस्ट विद द चार्ज पार्टिकल्स. चार्ज पार्टिकल क्या है, कैसे स्टूडेंट? when two substances, when any two object, when we rub two objects, they get charge, they acquire charge. that may be पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा. पॉजिटिव चार्ज कब होगा? पॉजिटिव चार्ज कब होगा? दैट इज when glass rod is rubbed with the silk cloth. अगर ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, that time it acquires, that's a positive charge, it acquires a positive charge. और जब हम क्या करेंगे, एबोनाइट रॉड रब्ड विद द वुल और फर. when ebonite rod is rubbed with the wool or fur, that time it acquires a negative charge. पहले तो ये देखिए क्या है, कैसे जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया कि how the two object when they rub with each other they acquire charge. एग्जाम्पल है स्टूडेंट, अगर आप कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, दैट टाइम क्या होगा, कॉम्ब में चार्ज आ जाएगा और छोटे छोटे जो आपके पेपर पीसेस हैं, छोटे जो आपके पेपर पीसेस हैं, मान लो पेपर पीसेस हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉम्ब है, दिस इज अ कॉम्ब. आपने इसको रब कर दिया अपने हेयर के साथ और अल्टीमेटली ये क्या है, जो पेपर पीसेस हैं, पेपर के पीसेस हैं, द स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द कॉम्ब. ये कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. इसका मतलब क्या है, सम चार्ज हैज बीन एक्वायर्ड और डेवलप इनटू द कॉम्ब व्हेन वी हैव रब्ड विद द कॉम्ब विद द ड्राई हेयर. नाउ स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज. व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, दैट टाइम इट एक्वायर when glass rod is rubbed with the silk cloth, positive charge है. when ebonite rod is rubbed with the wool, that time negative charge is produced. और law of electrostatic charges क्या कहता है, similar charges repel each other. मैं रब कर देता हूं यहाँ पे, similar charges repel each other and opposite charges attract each other. this is the law of electrostatic charges. Similar charges, I'll write down, similar charges repel each other
and opposite charges attract each other. This is known as the law of electrostatic charges, that similar charges repel each other and opposite charges, they attract each other. This is the electrostatic law of charges. Now students, आपकी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से it is Dalton has given the theory that atom is a indivisible. बाद में 19th century में ऐसा हुआ और साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है वो डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अभी क्या है कि नेक्स्ट है आपका चार्ज पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये अभी हमने किया है चार्ज पार्टिकल ऑफ द मैटर। in the 1900 that the atom was not a simple, now it was a indivisible. Then after that there were more scientists, they have given their opinions, they have given their theory. J.J. थॉमसन आए थे और उसके बाद में आए थे गोल्डनस्टाइन। J.J. थॉमसन ने जो है बताया था दैट वाज इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देन उसके बाद में हमारे पास गोल्डनस्टाइन के बारे में उसने भी दिए थे, अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, फिर कुछ ड्रॉबैक्स थे और बाद में बोर जो है बोर मॉडल ऑफ एटम भी पढ़ेंगे तो उसने भी अपने थ्योरी दी थी, उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अभी पहले मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगा कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, यू हैव टू मेक द टेबल एंड यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। मैं लिख रहा हूं टोटल 20 एलिमेंट्स के, आपको नाम जो है वो लर्न भी करने हैं। नाइन एंड 10। फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड इज अ हीलियम, थर्ड इज अ लिथियम, 4 is a beryllium, 5 is a boron, or 6 is a carbon, 7 oxygen, then 9 is a fluorine, or it is a neon. Now student, sorry, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon। और 11 पे सोडियम, Na12, that is the magnesium। 13 पे एल्युमिनियम, 14th पे सिलिकॉन, 15th पे पोटेशियम, 15th पे that is the phosphorus, sorry, that's the phosphorus। 16th पे सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, Cl, aluminum। Now 19 is a potassium and 20 is a calcium। These are the 20 elements। स्टूडेंट ये 20 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं। अभी आपको 20 के 20 एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। ऑल दी 20 एलिमेंट्स 1 to 20। जल्दी से मैं रिपीट करता हूं इसको। 1 में हाइड्रोजन है, 2 में हीलियम है, 3 में लिथियम है, 4 में बेरिलियम है और 5 में बोरोन है, 6 में कार्बन है, 7 में नाइट्रोजन है, 8 में ऑक्सीजन है, 9 में फ्लोरीन है और 10 में नियोन। 11 is a sodium,
Na, मैग्नीशियम मैंने सिंबल भी लिख रहा हूं, एलिमेंट का नाम, दीज आर द 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, उनका सिंबल भी है मैंने लिखा है और नेम भी लिखा है। अल्युमिनियम 13 है एटॉमिक नंबर, जो ये लिख रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट, वट एवर आई हैव रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। सॉरी, दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और वैलेंसीज के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाउ द वैलेंसीज बीइंग डिटरमाइंड, ये सारा इस लेसन में हम पढ़ेंगे। टोटली एक्चुअली क्या है कि जो एटम है वो किन से मिल, किस किस सब पार्टिकल से मिलके बना है, और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल पार्ट जो है एटम का उसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द न्यूक्लियस, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। बाद में जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, थॉमसन मॉडल के बारे में, उसके बाद में रदरफोर्ड के बारे में, मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, इट विल बी मोर क्लियर टू यू देन व्हेन वी विल स्टडी दीज मॉडल्स। उसके बारे में पता चलेगा आपको कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इट इज नोन एज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी हम स्टडी करेंगे। आई रब इट, इनको आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। नाउ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या किया था, सबसे पहले हम देखते हैं, जो सब फर्स्ट था दैट वाज अ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या परज्यूम किया था, उसने दो एग्जाम्पल ले लिए थे, एक तो जो आप वाटरमेलन का एग्जाम्पल ले लिया था, और एक पुडिंग का एग्जाम्पल लिया था। जब केक की पुडिंग रहती, जैसे केक रहता है, उसके अंदर कहीं पे नटशेल्स इस प्रकार से वाटरमेलन का जहाँ सीड्स है, वो एक जगह सारे वाटरमेलन में अवेलेबल नहीं रहते, कि जब वाटरमेलन को कट करते हैं तो उसके सीड भी है, वो स्पेस रहता है उनके बीच में। सो ये सारों को उन्होंने जो है कंसीडर करने के बाद में इस मॉडल के बारे में बताया गया। थॉमसन, मैं पढ़ रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 47। द थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एटम सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग। मैंने अभी आपको बताया है, जो क्रिसमस पुडिंग, क्रिसमस पे जो पुडिंग बनाते हैं, केक बनाते हैं, उसको इसने कंसीडर किया था। और क्या इसमें, द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर, that the sphere of the positive charge were like they are the like the dry fruits in that, and in the spherical in the Christmas pudding. So we can now the think of the watermelon also. So इसने दोनों का एग्जाम्पल लिया है, एक तो जो पुडिंग का एग्जाम्पल लिया था, और दूसरा इसने लिखा हुआ है आपकी बुक के हिसाब से, इसने वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है कि वाटरमेलन है। वाटरमेलन के केस का भी क्या है कि उसने जो सीड्स के बारे में बताया गया है, कि जो सीड्स है वाटरमेलन में जैसे स्कैटर रहते, सिमिलर टू दैट स्ट्रक्चर बनाया भी हुआ उसने। मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस प्रकार से उसने दिखाया हुआ यहाँ जो डिफरेंट पुडिंग में भी जो ड्राई फ्रूट से रहता है, इस प्रकार से स्कैटर रहता है, और उसमें भी सीड्स भी जो है वाटरमेलन में इसी प्रकार से अवेलेबल रहते हैं। सो while the electron in the yes means
लाइक दी सीड्स, उसने बोला है कि जो सीड्स स्कैटर रहते हैं, प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, he has given that the proton and electron they are scattered like the seeds in the watermelon. So उसने प्रपोज करके क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, that I'll write down the point, those points the given by the Thomson model of atoms. First point है, the Thomson proposed that first है कि the atom consists of the positively charged sphere. पहला फर्स्ट पॉइंट है, the atom consists of positively charged sphere. Atom consists the positively charged sphere and electrons are embedded in it. और उसके क्या कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट. द एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. सेकंड पॉइंट क्या दिया था उसने, द नेगेटिवली एंड द पॉजिटिवली चार्जेस, द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्जेस they are equal in number, they are equal in numbers, they are equal in numbers, they are equal in the magnitude. So the atom whole has equal in numbers, equal in numbers. आप ऐसे कह सकते हैं, equal in magnitude भी लिख सकते हैं, equal in magnitude. Hence the atom is electrically neutral. यहां पे लिख देता हूं मैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये वर्ड जो आ रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये पहले हमने इसलिए डिस्कस किया था, मैंने चार्ज के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे वर्ड आएगा, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि द अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ चार्जेस, दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेस दोनों इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, बोथ आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, हेंस दे विल न्यूट्रलाइज एंड atom is electrically neutral. So these were the two these postulate, इसको दो पॉइंट्स कह सकते हैं. these points were given by the Thomson, और इसी को हमने क्या कह दिया, Thomson model of atoms. Although the Thomson model of atom that are electrically, उसमें बोल दिया था उसने कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और उसके बाद में एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दे कैरिड आउट बाय द अनदर, दैट द साइंटिस्ट. बाद में फिर थॉमसन के बाद दूसरे साइंटिस्ट आ गए, दैट वाज रदरफोर्ड. उसने भी अपने पॉइंट्स रखे. देखिए क्या है कि जब भी कोई भी, मान लो किसी भी चीज की अगर कोई भी जो है डिस्कवरी होती है, या कुछ किसी भी जो है टॉपिक के ऊपर मान लो कोई अपने पॉइंट्स देता है, तो उसके बाद में क्या है कि अगर दूसरा साइंटिस्ट आता है बाद में, अगर वो पहले वाले पॉइंट्स को स्टडी, उसके वो भी स्टडी करेगा अपनी बात कहने से पहले, अपने पॉइंट्स देने से पहले. अगर उसको लगेगा कि यस, कि उसके जो पॉइंट्स हैं कि मान लो वो पॉइंट्स दे रहे हैं और पहले वाले में उसको लग रहा है कुछ कमी है, तो उसके क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाले के ड्रॉबैक हो जाएंगे, और उसके क्या बन जाएगा, उसके पोस्टुलेट्स बन जाएंगे. नाउ विल स्टडी दैट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. सो पहला पॉइंट इसका क्या था, थॉमसन ने, दोबारा से बोल रहा हूं मैं रब करने से पहले, द एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज sphere and electron are embedded in it. Number 2, the negative and the positive charges, they are equal in the magnitude, hence the atom is electrically neutral. So these are the 2 points given by the Thomson. So it is known as the Thomson model of atom. Now we will study the Rutherford model of atom. Rutherford model of atom.
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि एक गोल्ड फॉयल को, उसमें अल्फा पार्टिकल को पास किया गया था, और उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल उसमें से पास हो गए थे, कुछ डिफ्लेक्टेड बैक हो गए थे, और कुछ क्या करते हैं कि मींस वहां से कुछ एंगल पे वो डेविएट हो गए। ठीक है, तो अगर मान लो क्या करते हैं, कुछ जो रिवर्ट बैक हो गए थे या कुछ पास हो गए, उससे उसने बाद में जो टोटल जो अपना स्टडी किया, उसने कहा कि यस देयर मे बी देयर इज सम ऑफ द एम्प्टी स्पेस आल्सो, और जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या कह दिया उसने, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, उसको क्या कह दिया उसने, न्यूक्लियस कह दिया, उसको क्या कह दिया, इट वाज अ न्यूक्लियस। तो उसने पॉइंट क्या क्या दिए थे, जो रदरफोर्ड ने पॉइंट दिए थे, फर्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा था कि ही सिलेक्टेड द गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड दैट द लेयर्स एज पर, ही वांटेड द थिन लेयर ऑफ द थिन लेयर एज इट इज पॉसिबल। तो उसने सबसे जो थिन लेयर है गोल्ड फॉयल की ले ली, और उसके बाद क्या किया, दस द गोल्ड फॉयल वाज अबाउट द 1000 एटम्स, दैट वाज थिक। उसके बाद में क्या कि अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स दे वर हैविंग द डबली चार्ज बीम, दे आर ions such as they have the mass of the 4u, and they were the fast moving beam was passed through that gold foil। तो गोल्ड फॉयल में से अल्फा पार्टिकल को उसने पास किया था लाइक दिस, गोल्ड फॉयल है, बहुत सारे उसमें एटम होंगे, और एटम्स क्या है, वंस द गोल्ड इज अ सॉलिड, सॉलिड है तो जो एटम के बीच में स्पेस भी कम रहेगा। ऑलरेडी यू माइट हैव स्टडीड इन केस ऑफ, जो आपने मैटर का लेसन पढ़ा था कि सॉलिड किसको कहते हैं, सॉलिड की डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द एटम इज अ वेरी वेरी नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को यहाँ से पास किया बीम, अल्टीमेटली नाउ कुछ अल्फा कुछ पार्ट सीधा इसमें से पास हो गए, और सम ऑफ द दे माइट डिफ्लेक्ट बैक हो गए इस प्रकार से, और कुछ इसी रास्ते से लाइक दिस। दिस वाज हिज स्टडी। सम ऑफ कुछ जानने के बाद में यहाँ पे ये इस एंगल पे they have made some angle and they have deflected back, they have deflected back। now what was the conclusion of this passing the alpha particle from the gold foil? जो गोल्ड फॉयल थी, गोल्ड फॉयल थी थिन, उसमें से अल्फा जो पार्टिकल थे आपके, अल्फा पार्टिकल, उसको उसने क्या किया था, पास किया था। तो उससे कंक्लूजन उसने क्या किया, निकाला, द मोस्ट ऑफ द दैट वाज द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू। सो फर्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया उसने, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट पॉइंट वाज most of the alpha particles pass through the gold foil। most of the fast moving, most of the, यहाँ पे fast moving भी लिख लीजिएगा, most of the fast moving alpha particles pass through the gold foil, pass through the gold foil, and the sum of the alpha particle were deflected back। second उसने क्या किया था, sum of the
alpha particles, some of the alpha particles were deflected back. Some of the alpha particles were deflected back, and some of the alpha particles, they have the rebounded. Some were rebounded. Some were deep, some were rebounded. So this was his observations कि ऐसा उसने मींस यहाँ से ऑब्जर्वेशन हुआ कि जब उसने अल्फा पार्टिकल को पास किया. सो नाउ द मोस्ट ऑफ द, अब उसने जो कंक्लूजन दिया, वट एवर द कंक्लूजन द रदरफोर्ड हैज गिवन इन दिस केस, दैट द what he has concluded, the most of the space, the conclusion given by the Rutherford, what he has concluded, the points or the conclusion भी लिख सकते हैं, the conclusions made by the Rutherford based on his observation, क्या उसने कंक्लूजन निकाला कि बेस्ड ऑन his observation, what he has concluded in that, क्या उसने कंक्लूड किया. फर्स्ट है, पहला पॉइंट उसने क्या कंक्लूड किया, दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, most of the space inside the atom is empty because positive charge of the atom occupy very little space, because positively charged, because most of the space inside the atom is empty, because most of the alpha particle pass through the gold foil, because most of the alpha particles pass through the gold foil. पहला पॉइंट उसने दिया, द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, कि एटम है उसके, एक्चुअली उसने जो प्रज्यूम किया होगा कि इस प्रकार से कि जो एटम है, एटम के बीच का जो स्पेस है, मोस्ट ऑफ द, जैसे अल्फा पार्टिकल गए होंगे इसमें से, तो उसने कहा कि ज्यादातर जो है वो अल्फा पार्टिकल पास हो गए, तो क्योंकि यहां तक तो ठीक है, यहाँ एंटर करने से पहले, एंटर तभी इसी में से पेनिट्रेट किए होंगे बिकॉज इसके अंदर स्पेस रहा होगा, देयर माइट बी एम्प्टी स्पेस. फर्स्ट पॉइंट क्या दे दिया उसने, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, because most of the alpha particle they pass through the gold foil. Now second point क्या दिया स्टूडेंट जो रदरफोर्ड ने, second point क्या, very few particles were deflected back, very few particles were deflected back, very few particles they were deflected back their path, because positive charge of the atom occupies very little space, because positive charge, because positive
charge of the atom, because positive charge of the atom occupies very little space. Now students, देखिए डिफ्लेक्ट तभी होंगे, डिफ्लेक्शन कब होगा? अभी देखिए मैंने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे? दे विल डिफ्लेक्ट, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. सो सेकंड पॉइंट क्या है? वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस. अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता तो अट्रैक्ट हो जाते, अट्रैक्ट होते तो उसमें से पास भी हो जाते. दिस वाज द सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट क्या है जो उसने दिया है? वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर they were rebounded back. Very fraction of means third point है very that fraction. very fraction की बात करते हैं, बिल्कुल कम संख्या में very fraction of the alpha particles rebounded very fraction of the alpha particle, they were rebounded back, allow the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated very small volume with the atom. So these were the 3 points given by the conclusion जो निकाला था रदरफोर्ड ने. These are the 3 points. Now next है हमारे पास कि रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड ने जो उसको थोड़ा सा ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिस एटम्स के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर को, तो वो जो चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो उसके क्या बन गए? ड्रॉबैक. तो अभी हम यहाँ पे ये तो हमने पॉइंट्स लिखे थे. नाउ विल सी द व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? Now we'll write down the drawbacks of the Rutherford model. What are the drawbacks? First drawback क्या है student? First drawback, when the electron they were, now points क्या क्या students? Drawbacks क्या है कि then when they were the radiations they were penetrating the gold foil, when they were penetrating the gold foil, that time that was these electron, there were some of the electrons were also, electron मतलब क्या है कि कुछ उसमें नेगेटिव चार्ज भी रहा होगा. इन दैट केस में भी द नेगेटिव चार्ज भी उसमें नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल होगा. तो इलेक्ट्रॉन का ये एटम है, इसको सेंट्रल पार्ट को हमने क्या कह दिया? न्यूक्लियस. सेंट्रल पार्ट क्या क्या कह दिया? न्यूक्लियस है. और इसके अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बाहर है. ये इसको हमने क्या कह दिया? ऑर्बिट. ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो रिवॉल्व करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दे विल रेडिएट द एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, एंड द एटम्स शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट. अल्टीमेटली स्टूडेंट क्या है कि उस
उसने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी को लूज भी करेंगे और उस समय क्या होगा कि एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बाद में कोलैप्स हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, उसका ड्रॉबैक बन गया। ऐसा नहीं है। फिर बाद में नील बोर आ गया, वो हम नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स गिवन बाय द और द पोस्टुलेट्स ऑफ द